दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा आयोजित टीजीटी पीजीटी परीक्षा नागरिक शास्त्र यानी सिविक्स का प्रैक्टिस सेट। दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट टीजीटी सामाजिक विज्ञान और पीजीटी यानी प्रवक्ता परीक्षा नागरिक शास्त्र के साथ साथ राजनीति विज्ञान और नागरिक शास्त्र से आयोजित अन्य परीक्षाओं जैसे गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, एलटी ग्रेड, नेट जेआरएफ राजनीति विज्ञान के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए सॉल्व करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट टीजीटी पीजीटी परीक्षा नागरिक शास्त्र का प्रैक्टिस सेट संख्या 11। दोस्तों आज के प्रैक्टिस सेट का जो पहला प्रश्न है देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से किस देश का संविधान अलिखित है? यानी आपको बताना है कि किस देश का संविधान लिखित नहीं बल्कि अलिखित है। ऑप्शन है आपके कनाडा, ब्रिटेन, यूएसए और जापान। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, ब्रिटेन। दोस्तों ब्रिटेन का संविधान अलिखित है और इसका निर्माण किसी निश्चित समय अथवा समिति द्वारा नहीं हुआ है, बल्कि ब्रिटेन का संविधान परंपराओं और रीति रिवाजों और न्यायालयों के निर्णयों आदि पर आधारित है। इसलिए ब्रिटेन के संविधान को अलिखित संविधान तो कहा ही जाता है, इसे एक विकसित और विकासशील संविधान भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग। देखिए द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का चौथा प्रतिवेदन किससे संबंधित था? सूचना का अधिकार, मानव संपदा का व्यापक विस्तार, संकट प्रबंधन या फिर शासन में नैतिकता। दोस्तों द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में इसका गठन 2005 में किया गया था और इस आयोग ने कुल 15 प्रतिवेदन सरकार को सौंपे थे। इस आयोग का चौथा प्रतिवेदन शासन में नैतिकता से संबंधित था। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का चौथा प्रतिवेदन शासन में नैतिकता से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों कार्य विशेषीकरण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन है आपके प्लेटो, मार्क्स, कोल या बेंथम। तो सही उत्तर है कार्य विशेषीकरण के सिद्धांत का प्रतिपादन प्लेटो के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। दोस्तों प्लेटो अपने न्याय सिद्धांत के वर्णन में कार्य विशेषीकरण का प्रतिपादन करता है। वो कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्यों को करे, यानी प्रत्येक व्यक्ति अपने निश्चित स्थान में अपने कार्यों को करे और दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप न करे। प्लेटो ने विवेक, साहस और तृष्णा के आधार पर समाज में 3 वर्गों जैसे शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग को शामिल किया है और कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने गुणों के अनुसार ही कार्य करे। इसलिए प्लेटो ने कार्यों के विशेषीकरण पर अधिक बल दिया है और यही उसके न्याय सिद्धांत का आधार है। अगला प्रश्न है समानता अप्राकृतिक और अवांछनीय है, ये किसने कहा है? देखिए ऑप्शन है आपके प्लेटो, अरस्तु, हीगल और हाब्स। तो सही उत्तर है दोस्तों ये कथन अरस्तु का है। अरस्तु समानता को अप्राकृतिक और अवांछनीय मानता है। वो कहता है कि व्यक्ति का जिस अनुपात में समाज में योगदान हो उसी अनुपात में उसे पुरस्कार मिलना चाहिए। इसलिए समानता अप्राकृतिक और अवांछनीय है। अगला प्रश्न है दोस्तों चुनाव सुधारों के लिए भारत में किस वर्ष तारकुंडे समिति का गठन किया गया था? देखिए तारकुंडे समिति दोस्तों चुनाव सुधारों से संबंधित है और आपको बताना है कि तारकुंडे समिति का गठन किस वर्ष किया गया था। तो सही उत्तर है दोस्तों तारकुंडे समिति का गठन वर्ष 1974 में किया गया था और ये एक गैर सरकारी समिति थी। इसका गठन जयप्रकाश नारायण ने अपने संपूर्ण क्रांति आंदोलन के दौरान किया था और तारकुंडे समिति ने अपनी रिपोर्ट 1975 में दी थी। तो उत्तर है दोस्तों चुनाव सुधारों से संबंधित तारकुंडे समिति का गठन 1974 में हुआ था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति की सही व्याख्या करता है? ऑप्शन देखिए दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत, समझौता सिद्धांत, विकासवादी सिद्धांत या उपर्युक्त सभी। तो अगर जो सही उत्पत्ति की व्याख्या राज्य की जो कि सर्वमान्य है उसकी बात की जाए तो ये है ऑप्शन सी विकासवादी सिद्धांत या ऐतिहासिक सिद्धांत।
ये राज्य की उत्पत्ति की सही व्याख्या करता है। दोस्तों, वर्तमान समय में राज्य की उत्पत्ति का विकासवादी यानी ऐतिहासिक सिद्धांत सबसे अधिक मान्य है। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य समस्त अतीत में हुए विकास का फल है और ये अनेक तत्वों जैसे रक्त संबंध, सामाजिक भावना, आर्थिक गतिविधियां, शक्ति, धर्म और राजनीतिक चेतना, इन सभी का फल है। तो दोस्तों, राज्य की उत्पत्ति का सही और सर्वमान्य सिद्धांत विकासवादी सिद्धांत या फिर ऐतिहासिक सिद्धांत भी इसको कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान की मूल संरचना या आधारभूत संरचना की अवधारणा किस वाद में प्रतिपादित की गई थी? ऑप्शन है आपके A.K. गोपालन बनाम मद्रास राज्य 1951, गोलकनाथ बनाम राजस्थान 1967, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 और T.M.A. पाई बनाम कर्नाटक राज्य 2002। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी। आप जानते हैं केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 में संविधान की मूल संरचना की अवधारणा प्रतिपादित की गई थी और सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना को प्रतिपादित करते हुए कहा कि संसद संविधान के आधारभूत ढांचे यानी मूल ढांचे में शामिल भागों का संशोधन नहीं कर सकती है। अगला प्रश्न है, देखिए, गुटनिरपेक्षता नीति के प्रतिपादक कौन थे? ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और B.R. अम्बेडकर। तो उत्तर है ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान गुटनिरपेक्षता की ओर आकर्षित किया और नेहरू के अनुसार जहाँ तक संभव होगा हमारा प्रयत्न है कि ऐसे शक्ति समूहों संगठनों से अलग रहने का होगा जिनके कारण अतीत में युद्धों का विस्फोट हुआ है और भविष्य में होने की संभावना है। दोस्तों, गुटनिरपेक्षता की नीति जो है भारत की विदेश नीति का महत्वपूर्ण भाग है और नेहरू, नासिर और टीटो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के प्रारंभकर्ताओं में शामिल हैं। अगला प्रश्न है, आर्थिक क्षेत्र में व्यक्तिवाद का महान समर्थक कौन था? ऑप्शन देखिए, बेंथम, स्पेंसर, लास्की या फिर एडम स्मिथ। तो सही उत्तर है एडम स्मिथ। दोस्तों, एडम स्मिथ को व्यक्तिवाद का महान समर्थक यानी आर्थिक क्षेत्र में राज्य का जो है हस्तक्षेप की बात वो कहता है कि राज्य का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, आर्थिक गतिविधियों का नियंत्रण बाजार के आधार पर होना चाहिए और सन 1776 में एडम स्मिथ की रचना द वेल्थ ऑफ नेशंस है और एडम स्मिथ को आर्थिक मानव या इकोनॉमिक मैन की संकल्पना का प्रतिपादक और अर्थशास्त्र का जनक भी कहा जाता है और आर्थिक क्षेत्र में व्यक्तिवाद या फिर आर्थिक क्षेत्र में अहस्तक्षेप लेसेज फेयर की नीति का प्रतिपादक एडम स्मिथ को माना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों, गणतंत्र क्या होता है? आप जानते हैं कि गणतंत्र में किसी राज्य का प्रमुख यानी राष्ट्रपति जो होता है हमेशा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित समय के लिए चुन कर आता है, वो वंशानुगत नहीं होता है। भारत का राज्य प्रमुख यानी राष्ट्रपति चुनाव के माध्यम से 5 वर्ष के लिए सत्ता में आता है और भारत में राज्य प्रमुख ब्रिटेन की तरह वंशानुगत नहीं है। तो भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ ये है कि यहाँ पे वंशानुगत शासक नहीं है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए और दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए, चिपको आंदोलन। दोस्तों, चिपको आंदोलन का संबंध सुंदरलाल बहुगुणा से है, ए का तीसरा हो जाएगा। नर्मदा बचाओ आंदोलन मेधा पाटेकर से संबंधित हैं, बी का पहला हो जाएगा। सूचना का अधिकार। दोस्तों, सूचना के अधिकार आंदोलन से अरुणा राय जुड़ी हुई हैं और तेलंगाना आंदोलन के चंद्रशेखर राव इससे संबंधित हैं। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी 3, 1, 4 और 2। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत कार्ल मार्क्स से संबंधित नहीं है? तो आप जानते हैं मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादक माना जाता है और इसके द्वारा कई प्रमुख सिद्धांत दिए गए हैं जिसमें वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, ये सभी सिद्धांत शामिल हैं। लेकिन उपयोगितावाद का सिद्धांत मार्क्स से संबंधित नहीं है। तो आपको यही बताना भी था कि कौन सा सिद्धांत कार्ल मार्क्स से संबंधित नहीं है, ये है उपयोगितावाद का सिद्धांत। दोस्तों, उपयोगितावाद का सिद्धांत डेविड ह्यूम और बेंथम से संबंधित है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, टू ट्रीटाइज ऑन गवर्नमेंट। देखिए महत्वपूर्ण पुस्तक है। टू ट्रीटाइज ऑन गवर्नमेंट पुस्तक की रचना किसने की है? तो इसमें ऑप्शन बताने की आवश्यकता नहीं है। जॉन लॉक। दोस्तों 1689 ईस्वी में उदारवाद के जनक जॉन लॉक द्वारा टू ट्रीटाइज ऑन गवर्नमेंट पुस्तक की रचना की गई थी। अगला प्रश्न बहुत ही आसान सा है। स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, ये नारा किसने दिया था? ये नारा आप जानते हैं तिलक का है। बाल गंगाधर तिलक ने ये नारा दिया है। लेकिन आपके लिए प्रश्न ये है कि सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने ये नारा कांग्रेस के किस अधिवेशन में दिया था कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, शक्ति और प्राधिकार में निर्भेदक या विभेदक तत्व क्या है? ऑप्शन है संप्रभुता, वैधता, श्रेष्ठता या फिर उपयोगिता। तो उत्तर है दोस्तों, शक्ति और प्राधिकार में निर्भेदक तत्व वैधता होती है। देखिए वैधता शक्ति और प्राधिकार का महत्वपूर्ण निर्भेदक तत्व है। जब शक्ति को वैधता प्राप्त होती है तो वो सत्ता या प्राधिकार बन जाता है। यानी दोस्तों शक्ति और सत्ता का जब मेल हो जाता है तो वो शक्ति और वैधता का मेल हो जाता है तो वो प्राधिकार या सत्ता बन जाती है और वैधानिक शक्ति ही सत्ता कहलाती है। तो उत्तर है शक्ति और प्राधिकार में निर्भेदक तत्व वैधता है। अगला प्रश्न देखिए, रक्त संबंध समाज का निर्माण करता है और कालांतर में समाज राज्य को जन्म देता है, ये कथन किसका है? तो उत्तर है दोस्तों, राज्य की उत्पत्ति के संबंध में ये कथन मैकाइवर का बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। उसने राज्य की उत्पत्ति के ऐतिहासिक और विकासवादी सिद्धांत का समर्थन किया है और ये कथन मैकाइवर का है कि रक्त संबंध समाज का निर्माण करता है और कालांतर में समाज राज्य को जन्म देता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजनीति शास्त्र राज्य का विज्ञान है, ये किसने कहा है? ऑप्शन है डिमाक, गिलक्राइस्ट, गैटिल या फिर ब्लंटसली। तो दोस्तों ये कथन गैटिल का है जो राजनीति शास्त्र को राज्य का विज्ञान मानते हैं। देखिए गैटिल का मानना है दोस्तों कि राजनीति शास्त्र राज्य का विज्ञान है और यह उन मनुष्यों के समुदायों का अध्ययन करता है जो राजनीतिक इकाइयां बनाकर रहते हैं। दोस्तों इसके अलावा देखिए गिलक्राइस्ट भी जो है राजनीति शास्त्र को राज्य से संबंधित मानते हैं। लेकिन ये परिभाषा या ये कथन राजनीति शास्त्र राज्य का विज्ञान है गैटिल का है। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के दायित्वों को परिभाषित करता है? तो ऑप्शन है अनुच्छेद 162, 164, 165 और 167। तो सही उत्तर है दोस्तों मुख्यमंत्री के दायित्वों से संबंधित है अनुच्छेद 167। इसमें ये कहा गया है कि राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य या दायित्व जो हैं अनुच्छेद 167 में वर्णित हैं। अगला प्रश्न है देखिए, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारतीय संघ में कोई नया राज्य बनाना हो तो संवैधानिक संशोधन के लिए किस प्रकार का बहुमत चाहिए? तो उत्तर है दोस्तों साधारण बहुमत, क्योंकि नए राज्यों के निर्माण के लिए विधि के लिए अनुच्छेद 368 के तहत विशेष प्रक्रिया या संविधान संशोधन प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती है और संसद साधारण बहुमत से नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, ये सही है। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, ये आपका सही नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान संबंधी जो अनुच्छेद है या आर्टिकल है वो आर्टिकल 60 यानी 60 है। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीत, ये सही है। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति की पदावधि के संबंध में वर्णन करता है। तो आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, ये सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा शपथ का प्रारूप शपथ या प्रतिज्ञान संबंधी वर्णन संविधान के अनुच्छेद 60 में किया गया है और अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी प्रावधान से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, जनहित याचिका यानी PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहाँ पर प्रस्तुत की जा सकती है? केवल भारत के सर्वोच्च न्यायालय में, केवल राज्यों के उच्च न्यायालय में, केंद्रीय प्रशासनिक प्राधिकरणों में या फिर सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों में?
तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों में। देखिए, जनहित याचिका उच्च न्यायालयों में अनुच्छेद 226 के तहत और सर्वोच्च न्यायालय में अनुच्छेद 32 के तहत दोनों में प्रस्तुत की जा सकती है। और दोस्तों, जनहित याचिकाएं ऐसी याचिकाएं होती हैं जो किसी वर्ग या समाज के बड़े भाग से संबंधित होती हैं और ये समाज के लोकहित या समाज में न्याय और समानता के लिए दायर की जाती हैं और सर्वोच्च न्यायालय इन जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करता है। सर्वोच्च न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय दोनों। सही उत्तर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? तो धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 110 में। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। दोस्तों, अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, कौन सा निदेशक तत्व 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया था? देखिए, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, वन और वन्य जीवों की रक्षा करना, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण या फिर कृषि और पशुपालन का संगठन। तो देखिए, यहाँ पर आपके ऑप्शन हैं केवल ए और सी, केवल बी और डी, ए और बी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है दोस्तों 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा देखिए कुछ निदेशक तत्व जोड़े गए थे, जैसे समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, इसके अलावा पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन तथा वन और वन्य जीवों की रक्षा। तो ए और बी यानी ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। संविधान के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा ए और बी दोनों जोड़े गए थे। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करना है और दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। देखिए, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये जापान के संविधान से ली गई है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, देखिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से है। सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकारी क्षेत्राधिकार ये आपका कनाडा के संविधान से है और इसके अलावा उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो एक बार फिर से दोहरा दें दोस्तों, भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान के संविधान से, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकारी क्षेत्राधिकार कनाडा से और उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से ग्रहण किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है? आर्थिक और सामाजिक परिषद, न्याय परिषद, सचिवालय, न्यास परिषद, सचिवालय और विश्व स्वास्थ्य संगठन। दोस्तों, WHO जो है ये संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है। और देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं, आप जानते हैं, महासभा, सुरक्षा परिषद, न्यास परिषद, सामाजिक और आर्थिक परिषद और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। यहाँ पर ये न्यास परिषद है। देखिए, तो सही उत्तर है विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है ये WHO संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार जिन 5 अनुच्छेदों के द्वारा प्रदान किया गया है वो अनुच्छेद कौन से हैं? तो आप जानते हैं भारतीय संविधान में अनुच्छेद 14 से 18 के अंतर्गत समानता के अधिकार को मूल अधिकार घोषित किया गया है और ये अनुच्छेद 14 से 18 में वर्णित हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिस्थापित निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम क्या है? देखिए, समानता, स्वतंत्रता, न्याय और भ्रातृत्व। तो इसमें आपको बताना है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ये शब्द किस क्रम में आए हैं। तो इसके लिए आपको भारतीय संविधान की प्रस्तावना आनी चाहिए। देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय पहले नंबर पे आ गया, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, देखिए स्वतंत्रता दूसरे नंबर पर आ गया। इसके अलावा कह रहे हैं कि प्रतिष्ठा और अवसर की समता, तो समता तीसरे नंबर पर आ गया। और ये कह रहे हैं कि प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता यानी भ्रातृत्व, ये आपका 4 नंबर पर आ गया।
तो आपको जो सही क्रम हो जाएगा वो आपका हो जाएगा, देखिए इसमें जो सही क्रम हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। देखिए सबसे पहले आएगा न्याय, उसके बाद आएगा स्वतंत्रता, फिर आएगा समानता, फिर लास्ट में भ्रातृत्व या बंधुता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है? तो दोस्तों भारत का प्रथम विधि अधिकारी भारत के महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल होते हैं। और आप जानते हैं कि देखिए भारतीय संविधान में या भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल को भारत का प्रथम विधि अधिकारी कहा जाता है। संविधान के अनुच्छेद 76(2) के अनुसार महान्यायवादी का ये कर्तव्य होगा कि वो भारत सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह दे और विधिक स्वरूप के ऐसे कर्तव्यों का पालन करे जो राष्ट्रपति उसको समय समय पर निर्देशित करें। अगला प्रश्न है, राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो राज्य के 4 तत्व होते हैं, जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता। सबसे महत्वपूर्ण तत्व संप्रभुता है। दोस्तों संप्रभुता को राज्य का आत्मा या सबसे महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है और कहा जाता है कि संप्रभुता राज्य का सबसे महत्वपूर्ण और आवश्यक तत्व है और इसके अभाव में राज्य जो है राज्य नहीं रह जाएगा, यानी यदि कोई राज्य संप्रभु नहीं है तो उसे राज्य नहीं कहा जा सकता है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता अतिशासन का विलोम है, ये कथन किसका है? तो कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है ये प्रश्न। ये कथन सीले का है कि स्वतंत्रता अतिशासन का विलोम है। दोस्तों सीले नकारात्मक स्वतंत्रता को व्यक्त करने का ये कथन है, सीले से संबंधित है, जो कहते हैं स्वतंत्रता अतिशासन का विलोम या विपरीत है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन भारतीय संविधान का अध्यक्ष था? संविधान सभा का अध्यक्ष था, आपको बताना है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल या फिर BR अम्बेडकर। तो उत्तर है दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे। दोस्तों संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। इसके अस्थायी सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, लेकिन 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। अगला प्रश्न है, देखिए ये प्रश्न संविधान संशोधनों में बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा जा चुका है। किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा वयस्क मताधिकार की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? तो दोस्तों ये था 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा दोस्तों हमारे लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में चुनाव में मतदान करने की न्यूनतम सीमा 21 से 18 वर्ष कर दी गई थी। अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? ऑप्शन है जुलाई 1946, सितंबर 1946, इसके अलावा अगस्त 1946 या अक्टूबर 1946। तो उत्तर है ऑप्शन बी, सितंबर 1946। दोस्तों जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में पहली अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा 2 सितंबर 1946 को इसका गठन हुआ था। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो उत्तर है दोस्तों स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। लॉर्ड माउंटबेटन 1947 से 1948 और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल भारत के राजगोपालाचारी थे, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, लेकिन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। अगला प्रश्न है, भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? संसद, राष्ट्रपति, चुनाव आयोग या सर्वोच्च न्यायालय? तो उत्तर है दोस्तों भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार चुनाव आयोग का है और इस प्रक्रिया में चुनाव आयोग के द्वारा कुछ निश्चित मापदंड बनाए गए हैं जिनके आधार पर वो राजनीतिक दलों को ये दर्जा प्रदान करती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे एक दबाव समूह माना जा सकता है? लोकसभा के सदस्य, पंचायत के सदस्य, मंत्रिमंडल के सदस्य या फिर मजदूर संघ के सदस्य? दोस्तों मजदूर संघ के सदस्य एक दबाव समूह इनको माना जा सकता है। जब कोई संगठन अपने सदस्यों के हितों की पूर्ति के लिए राजनीतिक सत्ता पर दबाव डालता है, उसकी नीतियों को प्रभावित करता है, तो उस संगठन को दबाव समूह कहते हैं।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य के लिए संविधान के अनुच्छेद 371 ख में विशेष प्रावधान किया गया है? ऑप्शन है महाराष्ट्र और गुजरात, असम, नागालैंड और मणिपुर। तो उत्तर है दोस्तों अनुच्छेद 371 में जो राज्यों का प्रावधान है, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश या तेलंगाना। तो देखिए 371 क में नागालैंड के लिए प्रावधान है, 371 ख में असम के लिए प्रावधान है, 371 ग में मणिपुर के लिए और 371 घ में आंध्र प्रदेश या तेलंगाना राज्य के संबंध में विशेष उपबंध हैं। तो ये एक क्रम है अनुच्छेद 371 में दोस्तों विशेष प्रावधान जो राज्यों के लिए किए गए हैं, 371 ख में असम राज्य से संबंधित विशेष प्रावधान किए गए हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का भाग 20 किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान के विभिन्न भागों के अध्ययन में हमने जाना था कि भारतीय संविधान का भाग 20 संविधान के संशोधन से संबंधित है और इसके अंतर्गत संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसके प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दंड का एक सिद्धांत नहीं है? प्रतिशोधात्मक, प्रतिरोधात्मक, वितरणात्मक या सुधारात्मक। तो उत्तर है दोस्तों दंड के सिद्धांतों में वितरणात्मक दंड का सिद्धांत नहीं है, जबकि प्रतिशोधात्मक, प्रतिरोधात्मक और सुधारात्मक ये दंड के सिद्धांतों में शामिल हैं। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी के आश्रम का नाम क्या है? देखिए फिनिक्स, साबरमती, सत्याग्रह या सर्वोदय। तो उत्तर है दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी के आश्रम का नाम है फिनिक्स। 1893 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए और उन्होंने वहां 1904 में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की थी। इसके बाद वर्ष 1910 में गांधी जी ने जोहानसबर्ग में टालस्टॉय फार्म की स्थापना भी की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बलवंत राय मेहता समिति की संस्तुतियों में कौन सा एक नहीं था? देखिए ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर पंचायत समिति, जिला स्तर पर जिला परिषद और राज्य स्तर पर राज्य परिषद। तो दोस्तों देखिए पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बलवंत राय मेहता समिति 1957 में गठित हुई थी और इसने भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की सिफारिश की, जिसमें ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद शामिल हैं। इसमें राज्य स्तर पर राज्य परिषद शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, एक संघीय शासन में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन देखिए संविधान के द्वारा, संसद के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा या राज्य सरकार के द्वारा। तो उत्तर है दोस्तों संघीय शासन में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन संविधान के द्वारा किया जाता है और लिखित संविधान का होना संघीय सरकार में बहुत जरूरी है और इसमें संघीय शासन प्रणाली की महत्वपूर्ण विशेषता लिखित संविधान और संघ और राज्यों में शक्तियों का विभाजन महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, कौन सी समिति पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है? देखिए बलवंत राय मेहता समिति सही है, ये पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। संथानन समिति नहीं है। अशोक मेहता समिति और एल.एम. सिंघवी समिति ये पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित हैं, जबकि संथानम समिति का संबंध दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था से नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, कितने वर्ष की आयु में कोई भारतीय नागरिक भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है? 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष या 35 वर्ष? तो सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है दोस्तों भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए किसी भारतीय नागरिक को संसद का सदस्य होना जरूरी है और संसद का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष है। तो देखिए लोकसभा के लिए 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष की आयु सांसद होने की न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित की गई है। तो इसमें देखिए कोई भारतीय नागरिक प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष की आयु में ही वो प्रधानमंत्री बन सकता है। अगला प्रश्न है, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? तो दोस्तों कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र से संबंधित नहीं है, बल्कि ये शासन कला और राजनीति विज्ञान से संबंधित है। अगला प्रश्न आसान सा है, ये सामान्य अध्ययन में भी पूछा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानवाधिकारों की घोषणा कब की थी? तो उत्तर है दोस्तों संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा
10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा जारी की गई थी और इस घोषणा के कारण ही 10 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, जेल सुधार किस राजनीतिक विचारक ने प्रस्तुत किए हैं? आपको बताना है जेल सुधार का विचार किस राजनीतिक विचारक का है, तो उत्तर है बेंथम। दोस्तों बेंथम ने विधि और विधि के संबंध में महत्वपूर्ण विचार दिए और एक सुधारवादी के रूप में उसने जेल सुधार के लिए विचार प्रस्तुत किए हैं। बेंथम द्वारा जेल सुधार के लिए बनाई गई योजना को पैनऑप्टिकन के नाम से जाना जाता है, जो कि जेल सुधार से संबंधित है। अगला प्रश्न है, सुरक्षा परिषद जो सिक्योरिटी काउंसिल है यूएन की दोस्तों, इसके अस्थायी सदस्य कितनी अवधि के लिए चुने जाते हैं? आपको बताना है 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या फिर 5 वर्ष। तो सही उत्तर है सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य जो होते हैं वो 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। आप जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य हैं। 15 सदस्य कौन कौन? 5 अस्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य। 5 अस्थायी सदस्य में संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, रूस और फ्रांस हैं, जबकि अस्थायी सदस्यों का चुनाव दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों से 2 वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में ये प्रावधान है कि राज्य नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय में नहीं ले जाया जा सकता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 37, अनुच्छेद 42 या अनुच्छेद 45। तो उत्तर है दोस्तों अनुच्छेद 37। अनुच्छेद 37 के अनुसार भाग 4 में उल्लिखित उपबंध किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे, लेकिन फिर भी निदेशक तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। तो दोस्तों आप जानते हैं कि नीति निर्देशक तत्व न्याय योग्य नहीं है और ये इसके उपबंध नीति निर्देशक तत्वों के किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे, लेकिन ये किसी भी राज्य के कर्तव्यों में शामिल होगा कि इन तत्वों को लागू करे और इनका लागू करने का प्रयास करे, ताकि सामाजिक आर्थिक जो है सुरक्षा या समानता में वृद्धि हो सके। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान की पहली अनुसूची का प्रावधान नहीं है? देखिए, राज्य, संघ राज्य क्षेत्र, नागरिकता, राज्यों के नाम और राज्य क्षेत्र। तो देखिए नागरिकता दोस्तों ये भारतीय संविधान की पहली अनुसूची का प्रावधान नहीं है। भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में दोस्तों पहली अनुसूची में राज्य, संघ राज्य क्षेत्र, राज्यों के नाम और राज्य क्षेत्र से संबंधित प्रावधान है। नागरिकता से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 में। देखिए नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक में वर्णित है। भारतीय संविधान की पहली अनुसूची के प्रावधान राज्य, संघ राज्य, राज्यों के नाम और राज्य क्षेत्र इसमें शामिल हैं। अगला प्रश्न है, कौन एक एकात्मक राज्य है? यूएसए, भारत, ऑस्ट्रेलिया या फिर ब्रिटेन? तो सही उत्तर है दोस्तों एकात्मक शासन प्रणाली ब्रिटेन में है। एकात्मक शासन प्रणाली की में इकाइयां केंद्र के अधीन होती हैं और संघात्मक शासन प्रणाली में राज्य और संघों के बीच शक्तियों का विभाजन होता है। ब्रिटेन और फ्रांस में एकात्मक प्रणाली है। यूएसए, भारत और ऑस्ट्रेलिया में एकात्मक प्रणाली नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, दार्शनिक राजा या फिलासफर किंग का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो यहाँ पे आप जानते ही हैं कि प्लेटो के द्वारा दार्शनिक राजा का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था। वो कहता है कि जब तक राजाओं और राजकुमारों में दर्शन की भावना और शक्ति नहीं आ जाती और राजनीतिक महानता तथा ज्ञान का एक ही व्यक्ति में संगम नहीं हो जाता, तब तक नगर राज्यों की बुराइयों का अंत नहीं हो सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। देखिए ये दोस्तों सुमेलन बहुत ही महत्वपूर्ण है, वीटो से संबंधित है। देखिए आत्यांतिक वीटो दोस्तों, आत्यांतिक वीटो विधायिका द्वारा पारित विधेयक पर अपनी राय सुरक्षित करना है, तो ए का चौथा हो जाएगा। आत्यांतिक वीटो विधायिका द्वारा पारित विधेयक पर अपनी राय सुरक्षित रखना, ये आत्यांतिक वीटो कहलाता है। इसके अलावा विशेषित वीटो, देखिए विशेषित वीटो का संबंध विधायिका द्वारा उच्च बहुमत से निरस्त किया जाना है। इसके अलावा निलंबनकारी वीटो जो होता है दोस्तों,
निलंबनकारी वीटो विधायिका द्वारा साधारण बहुमत से निरस्त किया जाना है और पॉकेट वीटो जो है ये विधायिका द्वारा पारित विधेयक पर कोई निर्णय नहीं करना है। तो इस तरह से आपका सुमेलन हो जाएगा और सही सुमेलन यहाँ पर ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसने कहा है कि धर्म से वंचित राजनीति एक मृत्युजाल है क्योंकि वह आत्मा का हनन करती है। ये कथन महात्मा गांधी का है। दोस्तों, महात्मा गांधी धर्म से वंचित राजनीति को मृत्युजाल मानते हैं क्योंकि वो आत्मा का हनन करती है। गांधी जी का धर्म से तात्पर्य यहाँ नैतिकता से है और उनके लिए धर्म का अर्थ नैतिक कार्य और मानवता की भलाई करना है। गांधी जी धर्म और नैतिकता विहीन राजनीति को जो है सर्प मानते थे, जो कि आत्मा का हनन करती है और उसे मृत्युजाल की संज्ञा देते थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत का उपराष्ट्रपति नहीं रहा था? डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, भैरव सिंह शेखावत या फखरुद्दीन अली अहमद। दोस्तों, इसमें देखिए फखरुद्दीन अली अहमद भारत के उपराष्ट्रपति कभी नहीं रहे हैं। वे 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 तक भारत के राष्ट्रपति पद पर रह चुके हैं। दोस्तों, इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ही थे। शेष डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन और BS शेखावत भारत के उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। फखरुद्दीन अली अहमद नहीं रहे हैं। अगला है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा भारत में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों यानी EWS इकोनॉमिकली वीक सेक्शंस, दोस्तों ये जो है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो उत्तर है दोस्तों 103वां संविधान संशोधन विधेयक 2019 के द्वारा भारत में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए सार्वजनिक रोजगार में 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है कि वाक्यांश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में निहित है। अनुच्छेद 14 के अनुसार राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। अगला प्रश्न है, कौन सा एक संवैधानिक निकाय है? देखिए, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग या फिर योजना आयोग। तो सही उत्तर है दोस्तों राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। देखिए, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग एक संवैधानिक निकाय है और संविधान के अनुच्छेद 338 के अनुसार अनुसूचित जनजातियों के लिए एक आयोग होगा जो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के नाम से जाना जाएगा। अगला प्रश्न है, बेंथम के उपयोगितावाद में संशोधन करने वाले दार्शनिक कौन थे? ऑप्शन देखिए, लास्की, JS मिल, ग्रीन और बोसांके। तो सही उत्तर है JS मिल ने बेंथम के उपयोगितावाद में कई प्रकार के संशोधन किए थे। बेंथम ने जहां सुख को मात्रात्मक माना, वहीं मिल ने सुख को गुणात्मक माना और मिल ने सुख के बजाय स्वतंत्रता को महत्वपूर्ण माना था। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 के साथ सुमेलन कराना है। संविधान संशोधन और उनके प्रमुख विषय जो हैं इसमें शामिल हैं। देखिए, 19वां संविधान संशोधन। दोस्तों, 19वें संविधान संशोधन से निर्वाचन अधिकरणों की समाप्ति की गई थी। 25वां संविधान संशोधन अधिनियम, ये दोस्तों संपत्ति का अर्जन किए जाने पर प्रतिकर की व्यवस्था की गई थी। 31वें संविधान संशोधन से लोकसभा और राज्यों की विधानसभा, लोकसभा में निर्वाचित स्थानों की संख्या बढ़ाई गई थी दोस्तों 31वें संविधान संशोधन से, ये आपका 4 हो जाएगा। और 45वां संविधान संशोधन, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण के प्रावधान किया गया था। तो ये आपका सही सुमेलन हो जाएगा और इस आधार पर सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर सही उत्तर आपका हो जाएगा दोस्तों, देखिए ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था, समवर्ती सूची में कब स्थानांतरित किया गया? 24वें संविधान संशोधन, 25वें संविधान संशोधन, 42वें संशोधन या फिर 44वें संशोधन द्वारा? तो सही उत्तर है दोस्तों, शिक्षा को समवर्ती सूची में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। इसके द्वारा शिक्षा, वन संपदा, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन आदि विषयों को
समवर्ती सूची के अंतर्गत कर दिया गया था। इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है? तो उत्तर है दोस्तों, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ प्रेस या मीडिया को कहा जाता है। दोस्तों, लोकतंत्र में मीडिया लोगों को विचारों को प्रभावित करने और प्रवर्तित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आधुनिक युग में मीडिया का सामान्य अर्थ समाचार पत्र, पत्रिका, टेलीविज़न, रेडियो, इंटरनेट आदि से लिया जाता है, जो किसी देश की उन्नति और प्रगति में बहुत अधिक जो है सहायक है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ प्रेस और मीडिया को कहा जाता है। तो दोस्तों, ये था आज का प्रैक्टिस सेट, टीजीटी पीजीटी परीक्षा के लिए नागरिक शास्त्र का प्रैक्टिस सेट। ये वीडियो या ये प्रैक्टिस सेट अन्य परीक्षाओं जैसे गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता परीक्षा, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा, एलटी ग्रेड, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ राजनीति विज्ञान के लिए भी बहुत उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को सॉल्व कर लीजिए और जो प्रश्न कठिन लगे उनको अलग से नोट कर लीजिए, ताकि एग्जाम के समय आपको रिवाइज करने में आसानी रहे। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।